हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर्स। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है आर्ट एंड कल्चर के मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर HPNT का आपको अलग से कोर्स मिलेगा, उसमें जाके आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर जब तक कि आपका जो एग्ज़ाम है उसकी डेट नहीं आ जाती तब तक आप हमारे जो कोर्सेज़ हैं उनको अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बहुत सारे MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने 2 ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई किया है जिसको जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाल दिया गया है। वो 2 हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी है, आपने उसका नाम याद रखना है। एक तो हिमाचल प्रदेश की है जिसका नाम है शिवालिक फॉसिल पार्क, और दूसरी सिक्किम की है जो कि जो जितने भी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स से रिलेटेड हैं और जितनी भी पुरानी एजेस में ऐसी रॉक्स वगैरह पाई जाती थी उस चीज़ से रिलेटेड है। तो उसका नाम है स्ट्रोमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट या फिर लाइमस्टोन ऑफ बक्सा फॉर्मेशन, सिक्किम रीजन में ये लोकेटेड है। इन दोनों साइट्स को मिला के जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है हमारी कंट्री में वो टोटल हो जाती हैं 34। आपको पता ही होगा कि हमारी जो अर्थ है उसका जब एवोल्यूशन हुआ तो उसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो हमारी हेरिटेज लिस्ट में काउंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी पुरानी रॉक्स वगैरह हैं या जितने भी पुराने फॉसिल्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, ताकि पता चले कि हमारे अर्थ का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है। और इवन उनको एजुकेशन पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करूँ तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। 1851 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोलकाता में, इसका हेडक्वार्टर्स वहां पर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं उन्होंने एक मेले को इनॉग्रेट किया है। उस मेले का नाम है माधवपुर मेला। तो अगर मैं इसके सिग्निफिकेंस की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो माधवपुर विलेज है यहाँ पर जो भगवान कृष्ण है उनकी शादी हुई थी रुक्मणी से, तो उस चीज़ को ही डिनोट करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, उनकी मैरिज को डिनोट करने के लिए। तो आपने याद रखना है कि जो माधवपुर विलेज है वो गुजरात में लोकेटेड है और वहाँ पर ही इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इवन इस फेस्टिवल का जो लिंक है वो अरुणाचल प्रदेश से भी है, क्योंकि वहाँ पर जो एक ट्राइब होती है मिशमी ट्राइब, तो ऐसा माना जाता है कि जो रुक्मणी है उनके जो फादर हैं वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे, तो इसलिए उस वाले रीजन में भी इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पल 360 पोर्टल के बारे में। तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है और यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर जो अलग अलग टेम्पल्स हो गए, जैसे 4 के चारों धाम हो गए, उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, तो यहाँ पे इनकी लाइव आरतियाँ जो लोग हैं वो अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो भगवान हैं उनके ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए जो टेम्पल 360 पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगौर फेस्टिवल के बारे में। तो इस फेस्टिवल के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कौन से रीजन में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ऐसे तो ये राजस्थान वाले रीजन में बहुत ज़्यादा फेमसली मनाया जाता है फेस्टिवल, लेकिन उसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में इसको धूमधाम से मनाते हैं। अगर मैं इस फेस्टिवल के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो जो भगवान शिव जी हैं उनकी जो वाइफ है माता पार्वती, तो उनके लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को अच्छा हस्बैंड चाहिए या फिर उसकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए तो वो इस फेस्टिवल में आकर यहाँ पर जो माता पार्वती हैं उनको एक तरह से प्रे करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गंगौर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेस एनेक्स साइट के बारे में। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि जो तालिबान रजीम है अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने इस साइट को प्रोटेक्ट करने की बात करी है। अगर मैं मेस एनेक्स साइट के बारे में बात करूं तो हिस्टोरिकली ये माना जाता था कि यहाँ पर बहुत सारी बुद्धिस्ट लोग, एक तरह से बुद्धिस्ट सेटलमेंट था और यहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हो गया, ऐसे स्टैचूज़ हो गया, तो ये चीज़ें यहाँ पर पाई जा रही थी। इवन इस साइट पर ऐसा भी माना जाता है कि अफ़गानिस्तान के जो मेजर कॉपर डिपॉजिट्स हैं वो इसी साइट पर ही पाए जाते हैं। तो इस वजह से इस साइट की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉपर की माइनिंग करी जाती है। लेकिन अब जो तालिबान रजीम है उन्होंने बोला है कि हम इस साइट को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, और ये एक तरह से ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करे इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में, जिसको हम नेशनल कल्चरल फेस्टिवल भी कहते हैं। तो रिसेंटली ये जो फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश वाले रीजन में अभी शुरुआत हुई है इस फेस्टिवल की। यहाँ पर ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है हमारी कंट्री के अंदर कहीं भी मनाया जा सकता है, पर अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश वाले रीजन में इसको इनॉग्रेट किया गया है। अगर मैं इस फेस्टिवल के बारे में बात करूं तो आपको पता ही है कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है, ट्रेडिशंस है, हेरिटेज है, बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो उन सब चीज़ों को एक तरह से प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, या फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड पॉपुलराइज करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल है कौन ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 2015 से इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें आपने संस्कृति महोत्सव के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांझी आर्ट के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा एक फेमस आर्ट है जो कि उत्तर प्रदेश वाले रीजन में बहुत ज़्यादा करी जाती है। स्पेशली वृंदावन वाले रीजन में ये जो आर्ट है बहुत ज़्यादा फेमस है। हिस्टोरिकली ऐसा माना जाता था कि जो राधा हैं उन्होंने लॉर्ड कृष्णा की अटेंशन पाने के लिए अपने आसपास वाली जो दीवारें हैं उन पर इस आर्ट को किया था। इस आर्ट के अंदर होता क्या है कि एक पेपर होता है, एक स्टेंसिल होता है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कटिंग्स होती हैं और उस कटिंग्स के द्वारा नीचे वाले पेपर पर एक आर्ट की जाती है। दैट मीन्स जैसे ही आप इन कटिंग्स को भरने लगोगे तो जो नीचे वाला पेपर है उसके ऊपर एक अलग ही आपको डिज़ाइन मिलेगा। तो ऐसी इस आर्ट को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो न्यू दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट है वो 17th सेंचुरी में बनाया गया था। तो इस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और अल्टीमेटली इसका मकसद यही है कि इस फेस्टिवल के द्वारा हम हमारी इंडिया के अंदर जो अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशंस और हेरिटेज है उसको यहाँ पर प्रमोट करने की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोलॉजिकल इंडिकेशन टैग के बारे में। तो रिसेंटली तमिलनाडु वाले रीजन में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जियोलॉजिकल इंडिकेशन टैग मिला है। आपको जियोलॉजिकल इंडिकेशन टैग के बारे में आई होप पता होगा कि एक पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई चीज़ फेमस होती है तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं जीआई टैग लेकर, और इवन सिर्फ उसी रीजन को अलाउड होता है वो डिवाइसेस बनाने के लिए। तो उनको ये इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो अगर मैं इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो तमिलनाडु का एक गाँव है जिसका नाम है नारासिंगापट्टई। तो इस विलेज के अंदर एक पर्टिकुलर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसका नाम है नागस्वरम। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो आर्टिसंस इस इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं उन्होंने ये जो टेक्निक है इसको बनाने की जो स्किल्स हैं अपने पूर्वजों से यहाँ पर ली है। तो इसीलिए यहाँ पर इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक जीआई टैग मिला है। आपने याद रखना है कि कौन से स्टेट से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला के बारे में, जो कि बहुत पहले से ऑर्गेनाइज किया जाता आ रहा है। 1987 से इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, इस मेले को। ये जो मेला है आपने याद रखना है हर साल कहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। तो सूरज कुंड फरीदाबाद हरियाणा के अंदर इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस मेले के अंदर जो आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट पर्सन हैं, वो अपना यहाँ पर टैलेंट वगैरह शो करते हैं और अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। जैसे हैंडलूम्स की चीज़ें होगी, कोई चीज़ उन्होंने हाथों से बुनी है, उन सारी चीज़ों को इस क्राफ्ट्स मेला के अंदर दिखाया जाता है। तो एक तरह से हमारे जो आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पर्सन्स हैं उनकी एक तरह से इनकम को इंक्रीज करने के लिए, या फिर हमारे इंडियन हेरिटेज कल्चर और जितने भी ट्रेडिशंस वगैरह हैं उन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला मनाया जाता है। इन द सेम वे हमारे इंडिया के अंदर और अलग अलग चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक ग्रामीण हब्बा अभी कंडक्ट किया गया था। आपने याद रखना है ये कर्नाटका के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया, और किसने ऑर्गेनाइज किया? तो नाबार्ड ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। नाबार्ड के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण हब्बा के अंदर यहाँ पर जो आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पर्सन्स हैं उन्होंने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी उनके आर्टिस्टिक थिंग्स हैं, जो भी उनका टैलेंट है, तो वहाँ पर ये शोकेस किया जाता है। तो इस वजह से उनकी जो इनकम है उसको बूस्ट मिलता है। अगर मैं नाबार्ड की बात करूं तो आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर को एक तरह से फाइनेंस करने के लिए एक अलग से ही स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई। ठीक है, एक तरह से नाबार्ड को बना दिया गया बेसिकली एक एक्ट द्वारा जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दैट मीन्स रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए और एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी को बनाया गया जिसका नाम है नाबार्ड। तो ये
जो नाबार्ड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी लोन्स वगैरह है वो प्रोवाइड करता है। इवन रूरल एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे अभी इन्होंने ग्रामीण हब्बा को कंडक्ट किया है। तो इस चीज़ के बारे में आपको याद होना चाहिए। कुछ और चीज़ें नाबार्ड के बारे में, जैसे कि इसका जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई के अंदर है और रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर ये काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंड्रेथान टेम्पल के बारे में। तो रिसेंटली जो इंडियन आर्मी के अंदर एक कॉर्प्स है जिसको हम बोलते हैं चिनार कॉर्प्स, इसके अंदर कुछ मतलब इंडियन आर्मी के पर्सनल्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पंड्रेथान टेम्पल को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की बात करी है। इसलिए यहाँ पर जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी है उन्होंने उनके इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया है। अगर मैं पंड्रेथान टेम्पल की बात करूँ तो श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर में बदामी बाग के अंदर ये जो टेम्पल है वो लोकेटेड है। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के अंदर एक राजा था जिसका नाम है पारथ। उनके मिनिस्टर मेरू ने इस टेम्पल को 8th सेंचुरी में बनाया था। ऐसा माना जाता है कि 960 सीई में ये जो सिटी है, पंड्रेथान वाली सिटी है, इसमें आग लग गई थी, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा टेम्पल है जो बचा था और यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब दोबारा से इसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए जो चिनार कॉर्प्स हैं हमारे इंडियन आर्मी के, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पंड्रेथान टेम्पल है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ये जो टेम्पल है इसके अंदर जो भगवान शिव जी हैं उनकी पूजा करी जाती है और ये जो टेम्पल है वो झेलम रिवर के एक तरह से तट पर लोकेटेड है, मतलब उसके आसपास लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं झरोका कपेंडियम प्रोग्राम के बारे में। तो अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो ये जो प्रोग्राम है हमारी कंट्री के अंदर जो भी आर्टिसंस हैं जो कि हाथों द्वारा किसी चीज़ को बनाते हैं या फिर ऐसे कपड़ों को बुनते हैं, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले किया जाता है। ये जो प्रोग्राम है, झरोका प्रोग्राम है, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। अभी कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है इसको? तो भोपाल मध्य प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन पर इसको ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। कब ऑर्गेनाइज किया था? 8 मार्च को। 8 मार्च को आई होप आपको पता होगा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी होता है। तो एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए या फिर वुमेन द्वारा बनाई गई हैंडीक्राफ्ट्स एक तरह से उनको दिखाने के लिए और वुमेन के टैलेंट को यहाँ पर शोकेस करने के लिए इस प्रोग्राम को मनाया जाता है। ऐसे तो ये बहुत अलग अलग लोकेशन पे मनाया जाता है ऑल ओवर दी इंडिया, लेकिन फिलहाल इसको भोपाल के अंदर मनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक रिचुअल डांस के बारे में जो कि केरला वाले रीजन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस डांस का नाम है अग्नि कंड कर्णन थय्यम। तो अगर मैं थय्यम की बात करूं तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इस डांस के, 456 फॉर्म्स होते हैं और इस थय्यम डांस के अंदर ज़्यादातर जो मेल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा डांस फॉर्म है थय्यम की कैटेगरी के अंदर जो कि फीमेल्स परफॉर्म करते हैं। उसका नाम है देवकोठू थय्यम, जो कि एक पर्टिकुलर टेम्पल में ही परफॉर्म किया जाता है। अगर मैं इस डांस फॉर्म की बात करूं तो केरला के अंदर जो भगवान हैं उनको मनाने के लिए इस डांस फॉर्म को किया जाता है और एक पर्टिकुलर फेस्टिवल पर भी किया जाता है जिसका नाम है कालियत्तम फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है और ऐसा माना जाता है जो भी इस डांस को परफॉर्म करता है एक तरह से वो भगवान को मनाने की कोशिश कर रहा है और वो भगवान के उतने ही ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा है। तो आपने याद रखना है कि केरला वाले रीजन में ये जो डांस है बहुत ज़्यादा फेमस है। आई होप आपको यहाँ तक हमारे इंडिया के जो आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही ज़्यादा रिच हेरिटेज है हमारी इंडिया की। तो आई होप आपको यहाँ तक जो करंट अफेयर्स हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।